हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के वे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2026 यानी 4 मार्च को जो आपका पेपर होने वाला है केमिस्ट्री का, उसके अंदर आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपको तो होगा ही होगा, आपके फ्रेंड्स का भी हो जाएगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत? 70 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? तो ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो, यानी ऐसे दो विलयन हो जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो, क्या कहलाते हैं? समपराशरी विलयन कहलाते हैं। दो समपराशरी विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण नहीं होता है, यानी इन दोनों समपराशरी विलयनों को अगर अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करेंगे तो परासरण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मोललता को परिभाषित कीजिए। कौन सा है? मोललता को परिभाषित कीजिए। तो किसी विलयन के 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। अगर मोललता के सूत्र की बात करें तो सूत्र हो जाएगा इसका विलय के मोल बटे विलायक का भार kg में। और अगर इसके मात्रक की बात करें मोललता का, तो मात्रक होता है मोल प्रति केजी। क्या होता है? मोल प्रति केजी। इसी प्रकार आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मोलरता को परिभाषित कीजिए। ऊपर वाले क्वेश्चन में थी मोललता और यहाँ पर क्या आपकी मोलरता। तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को, यानी 1 लीटर विलयन में विलय के जितने मोल घुले हुए होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उस विलयन की मोलरता बोलते हैं, जिसे किससे लिखते हैं? कैपिटल M से। इसी प्रकार अगर हम मोल जो आपकी मोलरता होती है उसका सूत्र देखें तो मोलरता का सूत्र होगा आपका विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में। किस में होना चाहिए? लीटर में। ये होता है आपकी मोलरता का सूत्र। और अगर बात करें मोलरता के मात्रक की, तो मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। क्या हो जाता है? मोल प्रति लीटर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा आपका? अगला प्रश्न है ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? तो किसी विलायक के 100 ग्रामों में किसी अवाष्पशील विलय या विद्युत अनअपघट्य के 1 ग्राम अणु को घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, क्वथनांक में उन्नयन मतलब वृद्धि होती है, वह उस विलयन का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है? उस विलयन का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। जिसे किससे लिखते हैं? इसको K या K100 से व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है? कोलराउस का नियम क्या है? कोलराउस के नियम की परिभाषा बतानी है आपको यहाँ पर। तो इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये होता है आपका कोलराउस का नियम। तो इस प्रकार देख सकते हैं हम इसको कि जैसे मान लो हमें जो HCl है उसकी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं का योग, यानी जो धनायन बनेगा HCl में से H+ और ऋणायन की बात करें तो क्या बनेगा? Cl-। इनकी मोलर चालकताओं को जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगी? HCl की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। ये होता है आपका कोलराउस का नियम। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, अब इसके अंदर आप क्या डाल दोगे? AgNO3 के अंदर क्या डाल दिया गया? क्वेश्चन के अनुसार कॉपर की छड़ यानी कॉपर डाल दिया गया है। तो अब होता क्या है आपका? विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो कॉपर होता है वो Ag से ऊपर होता है, यानी जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है आपकी, ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पर कॉपर Ag को विस्थापित कर देगा और बन क्या जाएगा? CuNO3 का होल ट्वाइस और Ag। अब यहाँ से क्या होगा? आपकी सिल्वर विस्थापित हो जाएगी, कॉपर आ जाएगा। और आपको पता है जो कॉपर के आयन होते हैं +2 वाले कैसे रंग के होते हैं? कैसे रंग के होते हैं? नीले रंग के। तो विलयन कैसा हो जाएगा? नीला। अब इसकी हम थ्योरी देखते हैं।
तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन में से विस्थापित कर देता है। इस श्रेणी में Cu का स्थान Ag से ऊपर है, यानी कॉपर कहाँ मिलता है आपको, सिल्वर से ऊपर। अतः ये Ag निम्न क्रिया करेगा। और कौन सी रिएक्शन होगी वो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं हम। क्या हो जाएगा, कॉपर Ag को विस्थापित कर देगा और बन के जाएगा CuNO3 का ऑल्टोएस बनना चाहिए, यानी 2 नाइट्रेट बन जाएंगे और कॉपर 2+ बनेगा। और कॉपर 2+ ही कैसे रंग का होता है, नीले रंग का। यानी इसमें देख सकते हैं इस प्रकार विलयन में क्यूप्रिक यानी Cu2+ विद्यमान होने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है राउल्ट का बाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए। राउल्ट का बाष्प दाब अवनमन नियम लिखना है। तो राउल्ट नियम के अनुसार किसी विलयन के बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय पदार्थ के मोल प्रवाह के बराबर होता है। अब इसका हम गणितीय रूप देखें तो हम लिख देंगे यहाँ पर P बराबर यानी P माइनस P0 PS अपॉन P। अब ये तो क्या हो जाएगा देखो, और जो मोल प्रवाह है वो किसका है यहाँ पर, विलय पदार्थ के, किसके बराबर, मोल प्रवाह जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, विलय पदार्थ के। और इसको मैं यहाँ क्या भी लिख सकता हूँ, XV लिख सकता हूँ। तो जहाँ P तथा PS, अब P क्या है आपका विलायक का वाष्प दाब और PS क्या है विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। और N1 और N2 क्या है यहाँ पर, तो N1 और N2, N1 तो क्या है आपका विलय तथा N2 क्या है विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है, या फिर ऐसे मान लो मूलों की संख्या है। तो ये आपका राउल्ट का बाष्प दाब अवनमन नियम। अगला प्रश्न है कि एक विलयन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। यानी इसमें आपको दोनों निकालनी है, मोलरता और नॉर्मलता। यह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम इसकी मोलरता निकालेंगे सबसे पहले। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है हमारे पास, जो आपको विलय दिया हो उसके मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो हम इस सूत्र क्या हो जाएगा, NaOH के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। अब हम देखें तो NaOH के मोलों की संख्या, अब मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे हम, तो हम मोलों की संख्या निकालते हैं विलय का भार बट्टे अणु भार। विलय का भार कितना दिया हुआ हमें 40 ग्राम, और अगर अणु भार देखें तो किस जो NaOH का अणु भार वो कितना होगा, Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो टोटल इस प्रकार हमारे पास निकल के आएगा 40। कितना निकल के आएगा 40। यानी जो विलय का भार है वो भी 40 ग्राम है और अणु भार है वो भी क्या है 40 ग्राम है। तो दोनों को लिखेंगे यहाँ पर, ये लिख दिया हमने दोनों। उसके बाद हम विलयन का आयतन लिखेंगे। तो विलयन का आयतन हमें क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया हुआ है, 500 ml। कितना दिया हुआ है, 500 ml दिया हुआ है। लेकिन हमारे पास जो सूत्र था वो किस में था, लीटर में। तो अगर आप इसे लीटर में लिखोगे तो 500 को डिवाइड करोगे किससे, 1000 से। इस प्रकार आपका बन के आएगा ये क्या, 10/5। यानी जो आपके मोलों की संख्या यानी मोलरता आएगी वो कितनी आएगी, 2 मोल, यानी मोल प्रति लीटर, ठीक है। अब हम बात करें इसके जो आपकी नॉर्मलता है, तो यहाँ पर जो NaOH की NaOH विलयन की नॉर्मलता एवं मोलरता समान होगी। अब क्यों समान होगी, क्योंकि इसका तुल्यांकी भार और अणु भार क्या है, समान है। अगर इसकी जगह कोई और अणु या यौगिक होता तो नॉर्मलता अलग हो सकती थी। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मूल अंश को परिभाषित कीजिए। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मूलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक के कुल मूलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मूल अंश कहते हैं, और जिसे किससे लिखते हैं, x से व्यक्त करते हैं। अब जैसे मान लें कि हमारे पास विलयन में 2 घटक हैं, विलय और विलायक। तो एक विलयन में विलय के मूल कितने हो गए, Na, और विलायक के मूल कितने हो गए, Nb। तब हमें मान लो विलय के मूल अंश निकालने हो तो हम क्या लिखेंगे, विलय के मूल अंश। तो हमें पता है, हमने क्या देखा था कि जो अवयव है उसके मूल बटे विलयन के कुल मूल। अवयव किसके निकाल रहे हैं, विलयन के, किसके निकाल रहे हैं मूल, विलयन के मूल निकाल रहे हैं हम, तो क्या लिखेंगे, विलय के मूल निकाल रहे हैं हम तो क्या लिखेंगे, विलय के मूल बटे, अब नीचे क्या लिखेंगे, विलयन के कुल मूल, विलयन के कुल मूल, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, विलय के मूल अंश। अब विलयन के कुल मूल, विलयन के अंदर तो हमारा विलायक भी आता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर विलय प्लस विलायक के मूल। तो इस प्रकार आपकी जो विलय का मूल अंश निकालने का सूत्र वो क्या बन जाएगा, Na/Na + Nb। इसी प्रकार आप देख सकते हैं विलायक के मूल अंश, तो विलायक का मूल अंश निकालेंगे तो ऊपर क्या निकलेंगे,
ऊपर लिख देंगे हम विलायक का जो मोल है वो, और नीचे क्या लिख देंगे, विलय प्लस विलायक के मोल। ये होता है आपका विलायक के मोल निकालने का सूत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। द्रव्यमान प्रतिशत आपने एनसीईआरटी के अंदर देखा होगा, विलयन वाले चैप्टर के अंदर, तो उसकी पूछ रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है। तो किसी विलयन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत विलयन के प्रति 100 ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है। क्या होता है कि 100 ग्राम विलयन में जो विलय घुला हुआ होता है उसकी मात्रा होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें कि यदि विलयन में अवयव ए का द्रव्यमान W तथा अवयव बी का द्रव्यमान WB हो, तो अगर ए का मास परसेंटेज निकालना है तब क्या लिखेंगे हम, WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। ये हो जाएगा आपका ए का मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। मतलब आपको विशिष्ट चालकता से तात्पर्य भी बताना है और मात्रक भी बताना है। तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब इसे लिखते किससे हैं, तो इसे लिखते हैं के से, और इसके को यहाँ क्या बोलते हैं, कप्पा। क्या बोलते हैं, कप्पा से व्यक्त करते हैं। तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका, विशिष्ट चालकता यानी कप्पा इक्वल टू 1/रो। इसको क्या बोलते हैं, रो। अब रो विशिष्ट चालकता एक तरीके से विशिष्ट प्रतिरोध। अब जो आपका रो है उसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध का जो आपका प्रतिरोधकता बोलो या विशिष्ट प्रतिरोध बोलो, उसका मात्रा होता है ओम इंटू मीटर। अब जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जो गाते हैं वो किस में आ जाएंगी, माइनस में आ जाएंगी, यानी ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर। अब आप यहाँ सेंटीमीटर लिखोगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। अब जो ओम इनवर्स है उसको हम लिख सकते हैं सीमेन। यहाँ पर सीमेन को किससे लिखा हुआ है, एस से डिनोट किया हुआ है, और सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप जो आपका कप्पा है यानी विशिष्ट चालकता है उसका मात्रक या तो लिख सकते हैं ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, या लिख सकते हैं आप सीमेन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। अगला क्वेश्चन है आपका, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा। अब कॉपर सल्फेट के विलयन में किसकी कील डालनी है हमें, लोहे की, यानी कॉपर की रिएक्शन होगी वो किसके साथ होगी, आपकी आयरन के साथ। अब हम देखें कि विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, उसके अंदर जो आपका आयरन होता है, क्या होता है, जो आपका आयरन होता है वो कॉपर से ऊपर होता है। अभी हमने देखा था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर होगा वो अपने नीचे वाले तत्व को हटा देगा, यानी जो आयरन है वो कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो इस प्रकार आंसर होगा इसका, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी, क्योंकि कॉपर की सक्रियता लोहे से कम होती है। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन लिखें तो हम लिख सकते हैं Fe प्लस CuSO4। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका FeSO4 प्लस Cu। इस प्रकार आप इसकी रिएक्शन लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सेल के विद्युत वाहक बल EMF से क्या तात्पर्य है। तो किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों में, यानी किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों में वह अंतर जब सेल से परपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है, यानी इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों के मंत्र वह अंतर जब परपथ के अंदर कोई भी विद्युत धारा फ्लो नहीं हो रही हो, तो वो क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो इसका आंसर है कि किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर एक मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, धातु और विलयन के मध्य में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या बोल देते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव या E0 कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है,
प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्यों को समझाइए। यानी एक तो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं और दूसरे दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य की। तो वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, यानी पूरी तरीके से अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, NaCl, KCl, HCl, NaOH इत्यादि क्या आपके प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। इसी प्रकार अगर बात करें दुर्बल विद्युत अपघट्य की, तो वे विद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में बहुत कम आयनन होता है, यहाँ तक कि अत्यधिक तन्यता पर भी पूर्णतः आयनन नहीं होता, वे कैसे विद्युत अपघट्य कहलाते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आपके एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल क्या है आपके CH3COOH, NH4OH, H2CO3 इत्यादि, यानी एसिटिक अम्ल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनिक अम्ल, ये क्या है आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ पदार्थों की घुलनशीलता ऊष्माक्षेपी जबकि कुछ के लिए ऊष्मा शोषी है, क्यों? यानी कुछ पदार्थों को घोलो तो ऊष्मा निकलती है और अगर कुछ पदार्थों को घोलो तो ऊष्मा देनी पड़ती है, ऐसा क्यों? इसका कारण बताना है आपको। तो अगर कारण की बात करें, इसमें देख सकते हैं यदि विलयन में विलय और विलायक के मध्य आकर्षण बल अधिक है तब ऊष्मा उत्पन्न होती है और घुलनशीलता प्रक्रम कैसा हो जाता है? ऊष्माक्षेपी। यदि विलय और विलायक के मध्य आकर्षण कम है तब यह प्रक्रम कैसा कहलाता है? ऊष्मा शोषी कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, अणु संख्यक गुणधर्म क्या है, उदाहरण दीजिए। तो अगर हम बात करें अणु संख्यक गुणधर्म की परिभाषा की, तो विलयन के वे गुण जो वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित होते हैं तथा जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि विलय के कणों की प्रकृति पर, वे क्या कहलाते हैं? आपके विलयन के अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल्स की बात करें कि कौन कौन से हैं आपके अणु संख्यक गुणधर्म, तो आप देख सकते हैं कि आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। तो आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन MCQ में भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा आपका अणु संख्यक गुणधर्म है या नहीं है। दोनों तरीके से ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? अब इलेक्ट्रोड विभव की बात करें तो जब एक धातु को उसके अपने लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु विलयन के सापेक्ष धातु के विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास जिंक है तो इसको किसके विलयन में डाल देंगे? ZnSO4 के विलयन में डाल देंगे। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघट्य के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जिंक यानी Zn कॉपर सल्फेट के विलयन से Cu विस्थापित कर देता है जबकि सिल्वर ऐसा नहीं कर पाता, क्यों? इसके पीछे भी आंसर का राज है आपका वैद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या है? वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान कॉपर से ऊपर होता है, अतः यह जिंक कॉपर से अधिक सक्रिय है तथा CuSO4 विलयन से Cu को विस्थापित कर देता है। अब सिल्वर ऐसा क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जो सिल्वर का स्थान है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में वो आपका होता है कॉपर से नीचे, यानी कम सक्रिय कॉपर से। तो अब कम सक्रिय तत्व अधिक सक्रिय तत्व को तो विस्थापित नहीं कर सकता। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये हो जाएगी आपकी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं? तो वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित होता है अभिक्रिया का वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। जैसे कि हम सूत्र की बात करें या सूत्र के रूप में लिखें गणितीय रूप में तो लिख सकते हैं कि अभिक्रिया वेग बराबर dx/dt।
क्या हो जाएगा, dx/dt। यानी अभिकारक में और उत्पादों की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन आ रहा है, वही क्या है आपका अभिक्रिया वेग। अगला क्वेश्चन है आपका कि जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता, क्यों। अब जिंक और तांबे में से कौन नहीं करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तांबा, क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे स्थित होता है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर तथा तांबा यानी कॉपर हाइड्रोजन से नीचे स्थित होता है, जिसके कारण जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है और तांबा कम अपचायक, इसलिए जिंक अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, परंतु तांबा नहीं कर सकता ऐसा कार्य, यानी परंतु तांबा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है प्राथमिक सेल क्या है। प्राथमिक सेल क्या है, तो प्राथमिक सेल वे हैं जिनकी बनावट ऐसी होती है उन्हें प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। कैसी होती है इनकी बनावट, यानी एक बार इनका उपयोग कर लिया तो दोबारा इनका उपयोग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है आपका शुष्क सेल। अगला क्वेश्चन है आपका विद्युत अपघटन की क्रियाविधि उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। यानी विद्युत अपघटन जो क्रियाविधि होती है उसको एग्जाम्पल के साथ बताना है। किसी विद्युत अपघट्य विद्युत धारा द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। एग्जाम्पल्स की बात करें अब, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, तो गलित NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह Na तथा Cl में अपघटित हो जाता है। मोल्टन NaCl के अंदर अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तब ये किस में विघटित हो जाता है, Na+ और Cl2 के अंदर ये क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है कि जलीय विलयन में HgCl2 एवं HnCl2 दोनों एक साथ उपस्थित नहीं रह सकते, क्यों। इसका आंसर हो जाएगा आपका इस अभिक्रिया में HgCl2 का Hg अपचयित होकर HgCl2 का सफेद अवक्षेप देता है। यही कारण है कि जलीय विलयन में ये दोनों एक साथ उपस्थित नहीं रह सकते हैं, और ये क्या इनकी रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन है अनादर्श विलयन राउल्ट नियम का पालन क्यों नहीं करता। जो अनादर्श विलयन होते हैं वे राउल्ट नियम का पालन क्यों नहीं करते हैं, तो इसकी बात करते हैं। इसका आंसर है जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता तो यह अनादर्श विलयन कहलाता है। अब इस प्रकार के विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा प्रयुक्त किए गए वाष्प दाब से या तो अधिक होता है या फिर कम होता है, इसलिए क्या नहीं करता, इसका पालन नहीं करता। अगला क्वेश्चन है कि कारण सहित बताइए कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया किस कोटि की है। एस्टर का क्या हो रहा है, यहाँ पर जल अपघटन हो रहा है, तो किस कोटि की अभिक्रिया होती है, तो दी गई अभिक्रिया में एस्टर का जल अपघटन हो रहा है। चूंकि इस अभिक्रिया में केवल एस्टर के अणुओं की सांद्रता परिवर्तित होती है तो यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यानी एस्टर का जो जल अपघटन है वो किस कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है आवासीय एकाणविक अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। आवासीय का मतलब छद्म, आवासीय का मतलब छद्म एकाणविक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो अगर वह अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो परंतु आणविकता एक ना हो, यानी एक से अधिक हो, आवासीय छद्म एकाणविक अभिक्रिया कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल आपके सुक्रोज का जल अपघटन, उसके बाद एस्टर का भी अम्लीय माध्यम में जल अपघटन है। ठीक है, इन दोनों अभिक्रियाओं की कोटि एक है क्योंकि H2O के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि इनकी आणविकता 2 है, अतः यह आवासीय एकाणविक अभिक्रिया है। आवासीय यानी छद्म एकाणविक अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है संक्रमण तत्व क्या है, विशेषताएं बताइए। यानी संक्रमण तत्व की परिभाषा बतानी है और क्या बतानी है, विशेषता भी बतानी है। तो वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले वाले कोश के 5D कक्षकों में से किसी भी एक कक्षक में प्रवेश करता है, D ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो N-1D कक्षकों में प्रवेश करता है। अब चूंकि इन तत्वों के गुण S ब्लॉक तथा P ब्लॉक के तत्वों के गुणों के मध्यवर्ती होते हैं, अतः इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है,
अब बात करें इनके, यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है आपका कि निम्न में से या जो जिंक कैडमियम और मरकरी, जिंक कैडमियम और मरकरी होते हैं उनको संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहा जाता है। अब संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहा जाता है, क्योंकि जो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, अंतिम कोश होता है, वो पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, इसलिए इनको क्या नहीं माना जाता, संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। ये क्वेश्चन आपके या तो 1 नंबर में पूछेगा या 1.5 नंबर में पूछ सकता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, संक्रमण तत्वों में अगर इनकी विशेषताएं, ये संक्रमण तत्वों वाई कोश से पिछले कोश के डी ऑर्बिटल में यानी n-1, पिछले कोश का मतलब n-1 डी ऑर्बिटल यानी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसके वाह्यतम 2 कोशों का विन्यास इस प्रकार प्राप्त होता है, n-1 s2, n-1 p6 और n-1 d1 से d10। दूसरी विशेषता है जैसे उत्तर प्रेरक की गुण प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय लक्षण दर्शाते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। इस प्रकार की इनकी क्या है आपकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर, ये तो अभी क्या हुआ है। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया नहीं करता, कारण बताना है। जो एल्यूमिनियम है वो नाइट्रिक अम्ल से क्रिया नहीं करता, इसका कारण बताना है आपको। तो कारण क्या है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के नीचे स्थित है और हाइड्रोजन से ऊपर स्थित तत्व एल्यूमिनियम ही अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकता है, अतः एल्यूमिनियम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया नहीं करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आवेशों के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण। आवेशों के आधार पर क्या बताना है, लिगेंडों का वर्गीकरण। पहला है आपका धनात्मक लिगेंड, यानी धनावेश वाले लिगेंड धनात्मक लिगेंड कहलाते हैं। ये संकर में बहुत कम पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो NO+, उसके बाद NH2+, NH3+, ये आपकी क्या है धनात्मक लिगेंड। ऋणात्मक लिगेंड्स की बात करें तो ऋणावेश वाले लिगेंड क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक लिगेंड। और ये ऋणात्मक स्पीशीज होती हैं जिनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के एकाकी युग्म यानी लोन पेयर पाए जाते हैं, जैसे कि आपकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड है। उसके बाद उदासीन लिगेंडों की बात करें तो ऐसे लिगेंड पर कोई आवेश नहीं होता और ये प्राय आणविक स्पीशीज होती हैं, यानी आणविक प्रजातियां होती हैं जिनमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म यानी लोन पेयर उपस्थित होते हैं, जैसे H2O, NH3, CO और NO, ये क्या आपके उदासीन लिगेंड हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका ट्राइक्लोरोमेथेन, यानी ट्राइक्लोरोमेथेन CHCl3, इसको तो आप क्लोरोफॉर्म भी बोलते हो। ट्राइक्लोरोमेथेन को यानी क्लोरोफॉर्म को गहरी रंगीन बोतलों में संग्रहित क्यों करते हैं, ये कारण बताना है। जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है उसको गहरी रंगीन बोतलों में ही क्यों इकट्ठा करके रखा जाता है। तो इसका कारण है आपका कि ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर एक अत्यधिक विषैली गैस फॉस्फीन या फॉस्जीन COCl2 बनाता है। यानी जो आपका क्लोरोफॉर्म है वो अगर किसके साथ अभिक्रिया कर ले, ऑक्सीजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बना लेगा, फॉस्फीन, जो कि क्या है आपकी विषैली गैस है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, हेलो एल्केनों में एक नाभिकीय प्रतिस्थापन यानी SN1 अभिक्रिया को समझाइए। SN1 अभिक्रिया बतानी है आपको। तो यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होती है, 2 पदों में। इसमें पहले पद में एल्किल हैलाइड धीरे धीरे बिस्मांग विदलन के द्वारा विदलित होकर कार्बोधनायन बनाता है, यानी फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकैटायन यानी कार्बोधनायन बनता है। प्राप्त कार्बोधनायन दूसरे पद में तीव्रता से नाभिक स्नेही अभिक्रम से अभिक्रिया करके उत्पाद देता है, यानी फर्स्ट स्टेप में जो आपको कार्बोकैटायन है वो बनता है और सेकंड स्टेप में आपका क्या बनता है, जो अभिक्रिया का प्रोडक्ट है वो बनता है। जैसे कि इस प्रकार देख सकते हैं, हमारे पास ये एल्किल हैलाइड है तो इसमें बिस्मांश विदलन होगा,
विषमांश यानी और जो विदलन किस प्रकार होगा कि आर पे आपका क्या आ जाएगा प्लस और एक्स यानी एलोजन पे क्या आ जाएगा माइनस। सेकंड स्टेप में आपका नाभिक स्नेही आएगा। अब नाभिक स्नेही का मतलब नाभिक से स्नेह कौन करेगा, तो नाभिक पे आपका कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब नाभिक से स्नेह कौन करेगा, जिस पर माइनस होगा, तो यानी ओ एच आएगा नाभिक स्नेह और इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जो SN1 रिएक्शन है वो कितने स्टेप्स में होती है, 2 स्टेप्स में होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, सेतजेव नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर एल्कोहल का OH यानी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मिलकर H2O के अणु के रूप में निकल जाता है तथा एथिलीन बनती है। यानी इसके अनुसार क्या बनती है, आपका जो आंसर आएगा सेतजेव नियम के अनुसार वो क्या बनेगी, एल्किन बनती है। क्या बनती है, एल्किन बनती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप जो एल्कोहल है उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस के साथ कराओगे तो आंसर क्या आएगा, एथिलीन या एल्किन आंसर आता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में फिनोल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो प्रयोगशाला में फिनोल बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का भाप आसवन करके बनाया जाता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को बोलते हैं BDC। क्या बोलते हैं, BDC। तो आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ कराते हो यानी भाप के रूप में लेते हो तो आपका एक तो क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगी और HCl बन जाएगा साथ में। अगला क्वेश्चन है कि मेथिल एल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। तो मेथिल एल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा, मेथिल एसीटेट बनाता है। क्या बनाता है, मेथिल एसीटेट बनाता है। तो ये क्या है, मेथिल एल्कोहल किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, आपकी एसिटिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, एसिटिल क्लोराइड के साथ। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा HCl और ये क्या बन जाएगा CH3 COOCH3 यानी इस प्रकार आपका एक मेथिल एसीटेट यानी एस्टर बनकर आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कि फिनोल का लीवरमान अभिक्रिया द्वारा परीक्षण। फिनोल का जो लीवरमान अभिक्रिया द्वारा लीवरमान परीक्षण होता है वो बताना है। तो जब फिनोल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में घुले हुए सोडियम नाइट्राइट से अभिक्रिया करता है तो नीला या हरा रंग प्रकट होता है। क्रियाकारी मिश्रण को जल से तनु करने पर रंग लाल हो जाता है तथा आधिक्य में NOH मिलाने पर रंग पुनः नीला हो जाता है। यह क्या होता है, एक लीवरमान टेस्ट होता है। यानी फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करानी है, सोडियम नाइट्राइट की उपस्थिति में H2SO4 के साथ यानी अम्लीय माध्यम में कराओगे तो लाल रंग आएगा। अब इसका अगर NOH आधिक्य में लेते हो आप, यानी जो आपका क्षार है वो लेते हो तो पुनः कैसा रंग मिल जाएगा, आपको नीला मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया बताइए। क्लोरोबेंजीन से आपको क्या बनाना है, फिनोल बनाना है, तो उसकी लिए क्या लिखनी है, केमिकल रिएक्शन लिखनी है। तो आप क्या करोगे, जो क्लोरोबेंजीन है उसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कितने डिग्री ताप सेल्सियस ताप यानी केल्विन ताप पर, 623 केल्विन ताप पर 30 ATM बायोवेंटली दाब पर कराओगे तो आपके पास जो बन के आएगा मीडिएटर वो आएगा जो आपका सोडियम फिनॉक्साइड है। क्या आएगा, सोडियम फिनॉक्साइड है। और अगर सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया आप HCl से कराते हो तो आपको मिल जाएगा क्या, NaCl यहाँ से निकल जाएगा और OH यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ये आपकी क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की केमिकल रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है रायमंड टीमान अभिक्रिया को समझाइए। किसको समझाना है, रायमंड टीमान अभिक्रिया को। तो जब फिनोल क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 एल्कोहलिक KOH के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है जिसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कहते हैं। यानी फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KH के मिश्रण के साथ कराई जाती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड आंसर आता है जिसे बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इस प्रकार आपकी रिएक्शन होती है, जो OH यानी फिनोल है वो KOH और CHCl3 के साथ रिएक्शन करता है और आपका उत्पाद बन के क्या आता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यानी ऑर्थो पोजीशन पर आपका क्या मिलता है, OH समूह मिलता है।
अब मेन ग्रुप आपका एल्डिहाइड है तो नाम क्या हो जाता है आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन आपका फ्रियोन वार है। क्या है अगला क्वेश्चन? फ्रियोन वारे और डीडीटी के उपयोग बताइए। तो फ्रियोन वारे का उपयोग की बात करें तो यह एरोसोल, प्ररोधक, प्रशीतक तथा वायु शीतलन में उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार हम डीडीटी की बात करें तो डीडीटी आपका एक प्रकार का क्या है? कीटनाशी है। तो डीडीटी का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है, परंतु जीवों में इसके सतत अंतर्ग्रहण से उत्पन्न विषैले प्रभावों के कारण इसे प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी इस पर रोक लगा दी गई है डीडीटी पर। अगला क्वेश्चन आपका गाटरमान अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण, यानी गाटरमान अभिक्रिया से क्लोरोबेंजीन का निर्माण किस प्रकार करेंगे? तो इस अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन यानी इसका अभिक्रिया में बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड क्या बनाना है? हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है गाटरमान अभिक्रिया के द्वारा। तो इस अभिक्रिया में क्या है? बीडीसी यानी बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण व HCl के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। यह आपकी क्या है? गाटरमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? गाटरमान अभिक्रिया है। तो गाटरमान अभिक्रिया में क्या करते हैं? बीडीसी लेना है, बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड लेना है, उसकी अभिक्रिया कॉपर चूर्ण और HCl के साथ गर्म करने पर क्या बन जाएगा? आपको क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। मेन प्रोडक्ट आपका क्या रहेगा? क्लोरोबेंजीन। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म को प्रकाश और वायु के प्रभाव से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं? तो क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में काले कागज में लपेटकर अंधेरे में मुंह तक भरकर 1% C2H5 यानी एथेनॉल की कुछ बूंदें मिलाकर रखना चाहिए। ये आपको क्या बरतनी है? क्लोरोफॉर्म को स्टोर करने में सावधानियां बरतनी हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हेलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिकों को हेलो एल्केन कहते हैं। यानी हेलो एल्केन की परिभाषा याद रखनी है आपको। अब इसमें भी क्या याद रखना है कि मोनो हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+1x होता है। जैसे एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 और वहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो और वहाँ पर क्या जोड़ दो? एक हेलोजन जोड़ दो यानी x जोड़ दो। तो ये प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक प्रकार के होते हैं। अब एक निकाला तो प्राथमिक, दो निकाले तो द्वितीयक और तीन निकाले तो तृतीयक एल्किल हैलाइड हो जाएंगे आपके। कुछ ऐसे ही आपको कुछ पॉइंट है। C2H5Br यानी ब्रोमो एथेन ब्रोमो एथेन और C6H5 यानी ब्रोमो बेंजीन में विभेद करने के लिए एक परीक्षण बताना है। इसकी बात करें परीक्षण की तो KOH की उपस्थिति में ब्रोमो एथेन का जलयोजन कराना है जो अम्लीकृत माध्यम में होता है। अब AgNO3 विलयन के साथ पीले रंग के अवक्षेप बनाता है जबकि C6H5Br ऐसा नहीं करता है। ये आपका क्या एक परीक्षण है दोनों को अलग करने का। अगला है आपका वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया पर टिप्पणी दीजिए। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया पर क्या देनी है? टिप्पणी देनी है। तो वह अभिक्रिया जिसमें 1 मोल एरिल एलाइड तथा 1 मोल एल्किल एलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्किल एरीन बनाते हैं, एलो एरीन बनाते हैं, एल्किल एरीन बनाते हैं, वो क्या कहलाएगी? आपकी वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगी। यानी 1 मोल ये तो क्या हो गया आपका? ब्रोमोएथेन हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा? 1 मोल क्या लेना है आपको? जो यानी एक तो हेलो एल्केन लेना है, एक हेलो एरीन लेना है। दोनों की अभिक्रिया किससे करा देनी है आपको? सोडियम से। तो आपके पास बन के क्या आएगा? C6H5CH3 जिसको क्या बोलते हैं? टॉलिन। और उसके देखो यहाँ से 2 Na और एक Br ये और एक Br ये, यानी दोनों Na दोनों Br के निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा? 2 सोडियम ब्रोमाइड बन जाएंगे आपके। ये होती है आपकी वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है आपका क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे? यानी क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है तो क्लोरोबेंजीन को NOH के विलयन के साथ गर्म करने पर 350 यानी 350 डिग्री सेल्सियस ताप व उच्च दाब पर अभिकृत करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। क्या बन जाएगा? फिनॉल मिल जाएगा। आपको क्या कराना है? जो आपकी क्लोरोबेंजीन है उसकी रिएक्शन किससे करवानी है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका? जो H यानी HCl निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, जो Na और Cl यहाँ से कैसे? जो आपका C6H5 प्लस Cl माइनस बनेगा और ये बनेगा आपका
Na+OH-, तो यहाँ से एक अभिकारक का प्लस दूसरे के माइनस के साथ, यानी Cl Na के साथ, और OH आपके जो बेंजीन का प्लस धनायन बनाया उसके साथ। तो इस प्रकार आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रयोगशाला में फिनॉल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो प्रयोगशाला में फिनॉल बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का भाप आसवन से करके बनाया जाता है। ये क्वेश्चन ऊपर भी देखा था हमने। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखा था, एसीटेट बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मेथिल एल्कोहल से डाई मेथिल ईथर कैसे प्राप्त करें। यानी जो मेथिल एल्कोहल से क्या बनाना है, डाई मेथिल ईथर। इसके लिए क्या करना है हमें, मेथिल एल्कोहल की अधिकता में 140 डिग्री सेल्सियस पर क्या बन जाएगा, डाई मेथिल ईथर। यानी इसको क्या करना है, जो मेथिल एल्कोहल है उसके अम्लीय माध्यम में गर्म कर दो, तो एक बार तो ये बनेगा आपका क्या, मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसको द्वारा आपकी इसकी रिएक्शन किसके साथ कराती हो, मेथिल एल्कोहल की 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा डाई मेथिल ईथर। डाई मेथिल ईथर मिल जाएगा आंसर। अब है आपका विक्टर मेयर परीक्षण। विक्टर मेयर परीक्षण, तो इस विधि में एल्कोहलों का परीक्षण अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। अंत में रंग का परीक्षण किया जाता है। प्रत्येक एल्कोहल की क्रम से HI और AgNO2 एवं नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराई जाती है। फिर NaOH के प्रभाव का परीक्षण किया जाता है। 1 डिग्री एल्कोहल रक्त जैसा लाल रंग देता है, 2 डिग्री एल्कोहल नीला रंग देता है, जबकि 3 डिग्री एल्कोहल कोई रंग नहीं देता है। तो परीक्षण भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो ये था आपका विक्टर मेयर परीक्षण। जैसे अब इसकी रिएक्शन कराते हो आप प्राथमिक एल्कोहल की HI के साथ, तब बनेगा आपका आयोडो एल्किन। अब इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ कराते हो, AgNO2 के साथ कराते हो, तब बनेगा आपका नाइट्रो एल्किन। और HNO2 या नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हो तो ये बन के आएगा आपका नाइट्रोलिक अम्ल। और कैसा दिखेगा, और NaOH से विक्रिया कराओगे तो कैसा रंग आ जाएगा आपका, लाल, रक्त जैसा लाल। इसी प्रकार द्वितीयक एल्कोहल में स्यूडो नाइट्राइल बनेगा, कैसा रंग देगा, नीला रंग। और उसके बाद आता है कौन सा, ल्यूकास परीक्षण। कौन सा परीक्षण आता है, ल्यूकास परीक्षण। तो यह प्राइमरी यानी प्राथमिक, सेकेंडरी यानी द्वितीयक और टर्सरी यानी तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है। यह भिन्न भिन्न एल्कोहलों की लूकास समीकरण में, जैसे सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि लूकास समीकरण होता क्या है। सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 को अपन क्या बोल देते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने पर आधारित है। जैसे कि हम बात करें किसी एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं, जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। क्या हो जाता है, धुंधलापन उत्पन्न हो जाता है। ये आपका प्राथमिक एल्कोहल है। अब कमरे के ताप पर टर्शियरी एल्कोहल तुरंत धुंधलापन दे देता है, तो तृतीयक एल्कोहल है वो तुरंत धुंधलापन देगा। सेकेंडरी एल्कोहल 5 से 10 मिनट में देगा। और प्राथमिक एल्कोहल को धुंधलापन उत्पन्न करने में, यानी यह विलयन पारदर्शक ही रहता है, धुंधलापन उत्पन्न नहीं करता है, बहुत टाइम में करेगा। तो इसका ल्यूकास परीक्षण का जो आपका क्रम है वो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज की खुली श्रृंखला वाली संरचना लिखी तथा इसमें COH 5OH समूह की उपस्थिति को सिद्ध कीजिए। यानी ग्लूकोज की खुली श्रृंखला वाली संरचना बतानी है और रिएक्शन बतानी है, ऐसी रिएक्शन बतानी है जो ये बताए कि इसमें कार्बोक्सिलिक समूह है और ये बताए कि 5OH समूह उपस्थित हैं। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है हमारा C6H12O6। ये क्या है, एक प्रकार का ग्लूकोज आपका एक प्रकार का एल्डोहेक्सोज है। एल्डोहेक्सोज है यानी एल्डिहाइड समूह है और कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। अब ग्लूकोज में OH समूह की उपस्थिति की बात करें तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज की एसिटिल क्लोराइड यानी CH3COCl के साथ क्रिया कराने पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5OH समूह हैं। यानी ग्लूकोज की एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा दो तो पेंटा एसीटेट बनेगा, जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि इसमें जो 5OH समूह उपस्थित हैं। इस प्रकार आप रिएक्शन देख सकते हैं। इस प्रकार क्या हो जाएगी, आपकी रिएक्शन हो जाएगी ये
ये रिएक्शन दी हुई है। तो ये हैं आपके क्या है, ये वे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 4 मार्च 2026 को केमिस्ट्री के पेपर में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।